ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का टर्म कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? इलास्टिक अगर कोई हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट इलास्टिक है या लचकदार, इसको आम जबान में कहेंगे जी। माइक्स अपने ऑन रखें और मुझे रिस्पॉन्ड करते रहें। आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। रिस्पॉन्ड करें ना ताकि मुझे पता चल सके कि कहीं डिस्कनेक्टिविटी तो नहीं हो गई है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिक लफ्ज सुना है? जी क्या होता है इलास्टिक? लचकदार चीज कोई भी जिसे हम खींच सकें इजीली। रबर टाइप। बिल्कुल रबर टाइप होता है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो खिंच सके, वो लचक में आ सके, वो एक्सटेंड हो सके, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड। अब एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक लेता हूं स्प्रिंग। ठीक है। अब इस स्प्रिंग की से सपोज यहां से यहां तक लेंथ है L1। अगर मैं इसको यहां से फोर्स लगा के खींचता हूं तो क्या ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा? जी स्ट्रेच जी होगा ना। सर। अच्छा, अब जैसे ही मैं ये फोर्स रिमूव करता हूं क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा? हाँ जी जी। हाँ जी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा। इट में अब ये ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाए और जैसे ही वो फोर्स रिमूव की जाए वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक हो गई बात? यहां तक बात समझ में आई इलास्टिसिटी की? जी सर। जी सर। ठीक है। अब आ जाते हैं इलास्टिसिटी के ऊपर जो हमारे पास प्रिंसिपल है, हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ को मैं इधर आपको सही तरीके से समझा देता हूँ। अब ये से सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, वही एग्जांपल है इलास्टिक मटेरियल की, इलास्टिसिटी की। इसकी लेंथ इतनी थी, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई इसकी लेंथ थोड़ी सी एक्सटेंड हुई। जैसे ही वो फोर्स रिमूव की तो ये वापस अपनी जगह के ऊपर आ गया। ठीक है। ये तो हमने क्या जज कर लिया, हमने बोला कि भाई ये एक इलास्टिक मटेरियल है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम स्प्रिंग को लेता हूँ, लेकिन इसको इस दफा मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करता हूँ। जब ज्यादा स्ट्रेच करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि भाई ये तो वापस आ ही नहीं सका, ये तो डिफॉर्म हो गया, अपनी वापस शेप के अंदर नहीं आ सका। आम जबान में एग्जांपल में लेने के लिए कि हमारे पास एक पेन होता है, पेन का जो स्प्रिंग होता है, इससे सबने किया होगा, उसको स्ट्रेच करके देखा होगा। उसको जब स्ट्रेच कर दें क्या वो वापस अपनी जगह के ऊपर आता है? नहीं। नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा, अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि भाई ये वापस अपनी जगह पे क्यों नहीं आया, तो आप कहेंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। अब इसकी जो रीस्टोर होने की कैपेसिटी थी, टेंडेंसी थी, उससे हम एक्सीड कर गए, तो इस वजह से ये वापस अपनी जगह के ऊपर नहीं आ पा रहा। ऐसे ही है। या हम सिंपल सी एक रबर बैंड की एग्जांपल ले लेते हैं। रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है? वो उसको जैसे ही हम छोड़ेंगे वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। जी बिल्कुल। सर। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो क्या वो बीच से टूट जाता है? हाँ। ठीक है। अब ये आइडिया जहन में रखना। अब हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ, फिर दोबारा इसी पेज के ऊपर आते हैं और इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं। अब हुक्स लॉ बेसिकली क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि विद इन अ इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या हो गई? अब मैं अगर आपको वही एग्जांपल दूं, स्प्रिंग वाली, जो पेन के स्प्रिंग वाली है, आप ये कहें कि वो रीस्टोर नहीं हो सका, वापस अपनी जगह पे नहीं आ सका, तो मैं अगर कहूं कि आप जो उसकी लचक की लिमिट है उस लिमिट से पार कर गए आप। ऐसे ही है। जो उसकी वापस रिस्टोर होने की लिमिट थी, उस लिमिट्स को आप एक्सीड करके, दैट्स व्हाई वो वापस रिस्टोर नहीं हुआ। ठीक। विद इन इलास्टिक लिमिट
the displacement produced in the spring is directly proportional to the applied force. वो कहता है कि भाई इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जितनी आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, और जैसे ही आप वो फोर्स हटा देंगे वो वापस अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा। ये बेसिकली हुक्स लॉ है। अब हुक्स लॉ को मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं, हम इसको फर्दर इसको डिस्कस करते हैं आगे। मैथमेटिकली क्या कहेंगे, इफ अगर एक फोर्स इज अप्लाइड, एफ फोर्स इज अप्लाइड अ फोर्स एंड एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ठीक है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, देन द इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ कैसे बनेगी। अब हुक्स लॉ कहता है कि भाई फोर्स जब भी किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि कितना वो ज्यादा खिंचा है। अगर यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हुक्स लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। एक्स से हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, इसको हम इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, जो दिल करे वो कह सकते हैं। बस हमने बात ये जहन में रखनी है कि जितने ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उतना ज्यादा वो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक। अब प्रोपोर्शनैलिटी जब भी मैथमेटिक्स में हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कंडीशन के अंदर वो कांस्टेंट आता है के कांस्टेंट। अब के और एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, जो हुक्स लॉ है, इसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ तक सबको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। अब वो कहता है कि एफ इज इक्वल्स टू के एक्स है, वेयर एक्स जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स जो है वो फोर्स जो हमने अप्लाई की है, और के क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के जहन में रखना है आपने, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बता रहा है, ये इलास्टिक लिमिट बता रहा है, इलास्टिक लिमिट बता रहा है। वो लिमिट बताता है जिस लिमिट में रहते हुए वो ऑब्जेक्ट वापस रिस्टोर हो जाएगा। अगर इस लिमिट से, इलास्टिक लिमिट से आपने एक्सीड किया तो फिर वो वापस रिस्टोर नहीं हो सकेगा। अगेन पेन का स्प्रिंग हम देख लेते हैं। अगर पेन के स्प्रिंग की लेंथ इनिशियल ये थी, हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, तो क्या इसके अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, यहां से लेकर यहां तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने। ये डिस्प्लेसमेंट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स था। अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या ये एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा कि एक ऐसी लिमिट आ जाएगी, अब वो के लिमिट है स्प्रिंग कांस्टेंट की, जो इलास्टिक लिमिट तक बढ़ी। हाँ, उस लिमिट को जैसे ही हम पार कर लेंगे, अब इधर तक अगर हम इसको बढ़ाते हैं, जैसे ही हम ये फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी इस जगह के ऊपर आ जाएगा। तो क्योंकि हम विद इन द लिमिट हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट हैं, लेकिन जैसे ही हम इस लिमिट से एक्सीड करेंगे तो फिर वो रीस्टोर नहीं हो सकेगा, वो रीस्टोर नहीं हो सकेगा, टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा या डीफॉर्म हो जाएगा या सीधा हो जाएगा। पेन का सिंपल सी एग्जांपल है पेन की स्प्रिंग वाली, कि उसको अगर ज्यादा खींच दिया जाए तो वापस वो अपनी जगह के ऊपर नहीं आता। क्लियर हुई बात? नहीं आता। ठीक, ये है हमारे पास हुक्स लॉ। दोबारा हुक्स लॉ रीट्रेट कर देता हूँ। वो कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, अब आपको समझ में आ गई इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इलास्टिक लिमिट में रहते हुए किसी भी इलास्टिक बॉडी की या स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो स्ट्रेचेबिलिटी होगी, जो उसकी एक्सटेंशन होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फोर्स के। जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सटेंड होगा। एक ऐसी हद आएगी जहां पे जाके वो वापस अपनी रीस्टोरिंग कैपेसिटी खो देगा, वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं, देखें न्यूमेरिकल। इफ अ मेटल ब्लॉक, अब ये प्रेशर का न्यूमेरिकल है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन on an area of 5 centimeter square, find the pressure being applied by the block on the area of dash। जी, फोर्स कितनी लग रही है, न्यूमेरिकल को हल करने 0.25 0.20 फोर्स 25
जी देखें, प्रेशर बराबर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। इस कंडीशन के अंदर फोर्स कितनी लग रही है 20 और एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 5 सेंटीमीटर को जब इससे डिवाइड करेंगे 5 × 5 5 4 द 20, तो हमारे पास फोर्स जो प्रेशर क्रिएट होगा वो 4 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या इसको हम 4 पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, डी होगा। फिजिक्स के अंदर ज्यादातर जो छोटे छोटे फार्मूले होते हैं ना, जैसे अब ये हुक्स लॉ का पढ़ा, इससे पहले प्रेशर का पढ़ा, मोमेंटम का पढ़ के आया, फोर्स का पढ़ के आया, और बहुत सारे हम फार्मूले पढ़ के आए। ये फार्मूले ही जहन में रखने हैं आपके, इन फार्मूलों से ही एमसीक्यूज क्रिएट होते हैं ज्यादातर। अब देखें, द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज्ड। जो ब्रेक में या क्लच वगैरह में हम स्प्रिंग्स जो यूज करते हैं, आवाज आपको आ रही है मेरी? सही है जी सर। जी, तो जो हम ब्रेक्स में और क्लच में जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो यूज किस लिए होते हैं? टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, टू मेजर फोर्स, टू एब्जॉर्ब शॉक, या टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी। स्प्रिंग हम किसी भी चीज के अंदर यूज क्यों करते हैं? ब्रेक के अंदर स्प्रिंग होता है, आपके पास क्लच के अंदर स्प्रिंग होता है। रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। एग्जैक्टली, वो इसलिए यूज किया जाता है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर की जा सके। सेकंड एमसीक्यू देखें, इफ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर हमने फोर्स लगाई है और जैसे ही फोर्स हटाई है हमने वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन कर लेता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे कि वो इलास्टिक मटेरियल है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कौन सा मोर इलास्टिक होगा, रबड़, ग्लास, वुड या स्टील? रबर। मोर इलास्टिक। रबड़ होगा। हाँ जी, ग्लास। ग्लास होगा। और कोई बताए? हाँ जी, इज मोर इलास्टिक। अच्छा अब एक बात समझिएगा, इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी होगी वापस रीगेन करने की। ठीक है, स्ट्रेच होने की नहीं, दो दो अलग चीजें हैं। स्ट्रेच होना मतलब देखें, स्ट्रेच होना मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लंबा स्ट्रेच हो जाएगा। इलास्टिक होना मतलब कि कितना दूर तक ये जाने के बाद वापस अपनी पोजीशन गेन कर सकता है, उसके अंदर जो इलास्टिक लिमिट है वो ज्यादा होगी। तो रबड़ स्ट्रेचेबल है, वो इजीली स्ट्रेचेबल है, लेकिन इलास्टिक नहीं है, मोर इलास्टिक नहीं है जितना इलास्टिक आपके पास स्टील होता है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो इलास्टिक मटेरियल है वो स्टील है। नहीं, वुड भी इलास्टिसिटी कम है वुड की। ठीक है, ग्लास की भी कम है, स्टील की सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। और ये स्टील के ऊपर ही बड़ा सवाल आता है अक्सर एमसीक्यूज के अंदर कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एज इट इज क्वेश्चन जो है मैंने काफी जगह के ऊपर देखा हुआ है। लकड़ी होगी? नहीं, स्टील होगा करेक्ट। अब इलास्टिक और स्ट्रेचेबल दो डिफरेंट चीजें हैं। स्ट्रेचेबल मतलब जो स्ट्रेच हो सके, ठीक है। इलास्टिक वो मटेरियल जो स्ट्रेच होने के बाद वापस रीस्टोर जल्दी हो जाए या रीस्टोर अच्छे से हो जाए। तो मोस्ट स्ट्रेचेबल अगर इधर होता तो आप बोलते रबड़ है मोस्ट स्ट्रेचेबल, लेकिन इधर है कि मोस्ट मोर इलास्टिक कौन सा है, तो आपने इसका करेक्ट ऑप्शन है सी यानी स्टील। If a spring stretches easily, then its spring constant has, अगर वो आसानी से स्ट्रेच हो जाए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट लार्ज वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, या बोथ ए एंड बी होगी। अब ये वही आइडिया लेके आए इधर देखें, स्ट्रेचेबल की बात आ रही है। अगर वो इजीली स्ट्रेचेबल हो रहा है तो फिर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी, या कांस्टेंट वैल्यू होगी? जी, स्प्रिंग कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू नहीं, कांस्टेंट तो नहीं होगी, स्ट्रेचेबल ये कांस्टेंट नहीं हो सकती, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकती। अब क्लियर कर दिया। लार्ज वैल्यू होगी के की, तब वो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, या स्मॉल वैल्यू होगी? लार्ज स्मॉल वैल्यू होगी तब वो इजीली स्ट्रेच होगा ना।
अगर उसकी वैल्यू लार्ज होगी, Small. देखें अब ये ऊपर से आप अगर कनेक्ट करें, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा थी, ये मोर इलास्टिक था, ठीक है, लेकिन इसको स्ट्रेच करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए सही होगी, है। के की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो इस सूरत के अंदर स्मॉल वैल्यू होगी, तब वो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा। रबड़ की इलास्टिक जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो कम है, कांस्टेंट जो है इसका